आज हम आशा पूर्णा देवी की एक कहानी पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है वहम। और ये कहानी शुरू होती है एक चीख से। एक पति अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा है, हाथ में एक चिट्ठी है और वो पूछ रहा है, आखिर तुमको ये सब करने के लिए कहा किसने था। बस यहीं से हम एक ऐसे घर में दाखिल होते हैं जहां गरीबी, लाचारी और अभिमान के बीच एक बहुत दर्दनाक जंग चल रही है। हाँ, और ये जो पहला वाक्य है ना, यही पूरी कहानी का माहौल, उसका टोन सेट कर देता है। हमारे पास स्रोत के तौर पर ये कहानी है जो भूपाल और कनक, एक पति पत्नी के रिश्ते की परतें उधेड़ती है। भूपाल की नौकरी 8 महीने से नहीं है, घर में फाके पड़ रहे हैं, लेकिन उसका जो अभिमान है वो उसे अपने साले से, मतलब कनक के भाई से मदद लेने से रोक रहा है। और कनक जो एक माँ है, वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बेबसी की हर हद पार कर रही है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश इसी टकराव को समझने की है। हम ये देखेंगे कि जब पेट की आग जल रही हो तो स्वाभिमान और उसूलों के क्या मायने रह जाते हैं, और एक माँ अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए क्या क्या कर सकती है। तो चलिए भोपाल के इसी अभिमान से शुरू करते हैं। जी। कहानी में उसकी एक जिद है, एक लाइन है जो वो कहता है, अपने साला के अधीन काम नहीं कर सकूंगा। बस ये एक लाइन पूरे परिवार की तकलीफ की वजह बन जाती है। मुझे ये पढ़ते हुए सच में बहुत झुंझलाहट हो रही थी नहीं, ये स्वाभाविक है, आपका ऐसा महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है। कि ऐसा अभिमान किस काम का जो आपके बच्चों को भूखा रखे। सही बात है। पहली नजर में तो ये सिर्फ एक बेवकूफी भरी जिद लगती है, लेकिन अगर हम थोड़ा और गहरा उतरें तो ये सिर्फ अभिमान नहीं है। अच्छा। ये एक हारे हुए, एक बेबस इंसान की अपनी पहचान, अपनी मर्दानगी को बचाने की शायद आखिरी कोशिश है। अपनी पहचान को बचाने के। हाँ, सोचिए, एक आदमी जो अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहा, जिसके हाथ से सब कुछ फिसल चुका है, उसके पास क्या बचता है? सिर्फ उसके उसूल। तो वो उन उसूलों को कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि शायद यही एक चीज है जिसे वो अभी भी कंट्रोल कर सकता है, भले ही वो उसूल अव्यावहारिक हों। ये एक दिलचस्प नजरिया है। मतलब वो बाहर की दुनिया में हार चुका है तो वो अपने अंदर एक जंग जीतना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन घर में इस अभिमान की कीमत क्या चुकानी पड़ रही थी। कहानी में इसके बहुत छोटे छोटे लेकिन चुभने वाले ब्यौरे हैं। हाँ। घर से कामवाली को हटा दिया गया, नाश्ते बंद हो गए, और वो दाल वाला जिक्र। हाँ हाँ। लेखिका कहती है कि दाल इतनी पतली थी कि उसे जल कहा जाता तो कोई गलती ना होती। ये तस्वीरें बहुत परेशान करती हैं। बिल्कुल। ये छोटी छोटी बातें ही उस घर की गिरती हुई हालत का आईना है, और ये सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं था। नहीं। अपमान जो है वो घर की दहलीज लांघकर बाहर तक पहुंच चुका है। वो क्षण सबसे ज्यादा दर्दनाक है जब स्कूल की फीस ना चुका पाने की वजह से बच्चों को हाँ। अपमानित करके घर वापस भेज दिया जाता है। उह। यहीं पर भोपाल का वो अमूर्त अभिमान और बच्चों की ठोस भूख और जिल्लत आमने सामने आ खड़ी होती है। बिल्कुल। भोपाल अपने मन में एक लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कनक और बच्चे, वो हर दिन हर पल असल दुनिया में अपमान और भूख से लड़ रहे हैं। जब मैंने ये पढ़ा ना कि बच्चों को फीस न देने पर स्कूल से निकाल दिया गया, तो मुझे लगा कि अब तो भोपाल का अभिमान टूटेगा। हाँ, कोई भी यही सोचेगा। कोई भी बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर ऐसा नहीं हुआ। वो तब भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्या उसका स्वाभिमान अपने बच्चों के भविष्य से भी बड़ा हो गया था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और शायद उस बिंदु पर वो तर्कसंगत तरीके से सोचने की क्षमता ही खो चुका था। अच्छा। लगातार नाकामी और बेबसी इंसान को एक ऐसे कुएं में धकेल देती है जहां उसे सिर्फ अपनी हार दिखाई देती है। साले के नीचे काम करना उसके लिए अपनी हार को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने जैसा होता। ये उसकी आखिरी बची खुची इज्जत पर आखिरी कील ठोकने जैसा होता है। वो ये देख ही नहीं पा रहा है कि उसके इस स्वाभिमान की वजह से उसके बच्चे हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। और इस सब का बोझ सबसे ज्यादा कौन उठा रहा था? कनक। कनक। मुझे कहानी में उसका बदलना बहुत दिलचस्प और मार्मिक लगा। शुरुआत में वो कितनी पारंपरिक और एक सहायक पत्नी है। जी। वो भूपाल की हताशा को समझती है, उसे दिलासा देती है, यहाँ तक कि शास्त्रों का हवाला देकर कहती है, पुरुषों के मन की 10 दशाएं होती हैं। वो उसे घर की इन तकलीफों से बचाकर रखना चाहती थी। हाँ, और फिर फिर धीरे धीरे सब बदल जाता है। उसका ये जो बदलाव है वो प्रेम की कमी का नतीजा नहीं है, बल्कि भावनाओं के सूख जाने का प्रतीक है। भावनाओं के सूख जाने का। हाँ 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 हाँ। कहानी में एक पंक्ति है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। स्नेह, सहानुभूति, करुणा,
प्रेम और ममता की सभी धाराएं सूख गई हैं, भूख से बिलबिलाते बच्चों की गर्म उसासों की आंच में। आह, ये एक बहुत शक्तिशाली इमेज है। ये दिखाती है कि कैसे लंबे समय तक चलने वाली शारीरिक जरूरतें, जैसे कि भूख, आपकी भावनात्मक दुनिया को पूरी तरह से बंजर बना सकती हैं। हाँ। प्यार और सहानुभूति जैसी भावनाएं एक एक विलासिता लगने लगती है जब आपके बच्चे भूखे हों। और अब वही कड़क पूरी तरह बदल चुकी है। वो भूपाल को ताने मारती है, उसे काहिल और निकम्मा कहती है। वो चीख कर कहती है, एक तुम हो मर्द की औलाद, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती। ये वही कनक है जो कभी अपने पति के लिए ढाल बनना चाहती थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक पत्नी का नहीं, बल्कि एक माँ का गुस्सा है जो बाहर आ रहा है। अच्छा। जब वो अपने बच्चों की सूनी और फीकी नजरों को देखती है, जब वो उन्हें चुपचाप सब कुछ सहते हुए देखती है, तो उसका जो मातृत्व है वो उसके पत्नी धर्म पर हावी हो जाता है। सही कहा। बच्चों की आंखों का वो मौन तिरस्कार, उनकी चुप्पी, वो किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ी सजा है। अब वो भूपाल से नहीं लड़ रही है, वो अपने बच्चों के अस्तित्व के लिए लड़ रही है। हाँ, और इसी लड़ाई के बीच कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। जी। भूपाल से उसकी एक बहुत तीखी लड़ाई होती है। भूपाल कहता है कि वो भीख मांग लेगा लेकिन साले के अधीन काम नहीं करेगा। कनक भी पलट कर कहती है कि वो अपने बच्चों को लेकर भाई के पास चली जाएगी। घर में तनाव एकदम चरम पर है। हाँ। और ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। ओह। कनक का भाई सुनील सामने खड़ा है। उस एक पल के लिए तो मेरी भी सांस रुक गई। हाँ, वो कहानी का एक शानदार क्षण है। कनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो क्या कहेगी? वही तो, भाई चिट्ठी पढ़कर मदद करने आया है। क्या वो सच बताएगी जो उसके पति ने मदद लेने से साफ इनकार कर दिया है? अगर वो ऐसा करती तो? ऐसा करना मतलब भोपाल को उसके अपने साले की नजरों में गिराना होगा, परिवार की इज्जत को ताड़-ताड़ करना होगा। वो एक पल के लिए भोपाल की बीमारी का बहाना बनाने की सोचती है। हाँ, मैंने पढ़ा। ये दिखाता है कि इतनी गरीबी और आपसी कड़वाहट के बावजूद वो बाहर की दुनिया के सामने परिवार की इज्जत का पर्दा बनाए रखना चाहती है। और फिर जो वो करती है वो अविश्वसनीय है। हाँ। वो एक पल में उसी वक्त एक पूरी कहानी गढ़ लेती है। हाँ। वो अपने भाई से कहती है कि भोपाल को एक बैंक में नौकरी मिल गई है। और मजे की बात यह है कि नौकरी ठीक उसी दिन मिली, उसी दिन जिस दिन उसने भाई को चिट्ठी लिखी थी। ये कितना बड़ा इत्तेफाक है। हाँ, बिल्कुल। और अपने इस झूठ को सच साबित करने के लिए वो भोपाल के काल्पनिक संवाद भी सुनाती है। ये उसकी दिमागी हाजिर जवाबी है या सिर्फ कोरी बेबसी? मेरे ख्याल से ये दोनों हैं। ये उसकी बेबसी से जन्मी एक तरह की बुद्धिमत्ता है। एक तरफ ये झूठ उसके परिवार को तत्काल अपमान से बचाता है, भोपाल के टूटे फूटे स्वाभिमान की रक्षा करता है और भाई को भी संतुष्ट करके वापस भेज देता है। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये उस गहरे सामाजिक दबाव को भी उजागर करता है, जहां दिखावा करना, लाज का पर्दा बनाए रखना सच्चाई से ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन ये ढाल बहुत महंगी साबित होती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। नहीं। अपने झूठ को पूरी तरह से सच का रंग देने के लिए कनक फैसला करती है कि वो भाई का मुंह मीठा कराएगी। अच्छी खबर जो सुनाई है। वो अपने बेटे सनत को बुलाती है और कहती है कि पड़ोस के हलवाई से उधार पर मिठाई ले आओ। लेकिन बेटा जो जवाब देता है वो दिल तोड़ देता है। वो कहता है, वही लाते हैं जो उधार चुका पाते हैं। एक बच्चे के मुंह से ये सुनना, ये एक छोटा सा वाक्य उस घर के माहौल की पूरी कहानी कह देता है। ये दिखाता है कि गरीबी और तनाव का असर बच्चों पर कितना गहरा पड़ा है। हाँ, वो अपनी उम्र से पहले ही बड़े हो गए हैं। बिल्कुल, उनमें वो बचपना, वो मासूमियत नहीं बची है। बेटे का ये इनकार कनक को और भी हताश कर देता है। अब भाई सामने बैठा है, झूठ बोला जा चुका है और उसे सच साबित करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और अब उसके पास सिर्फ एक ही चीज बचती है, एक ऐसा रास्ता जो शायद सबसे मुश्किल है। जी। कनक को याद आता है कि उसने पौष संक्रांति की पूजा के लिए 1 रुपए का सिक्का बाउनी में यानी पूजा के कपड़े में बांध कर रखा हुआ है। पूजा का सिक्का। ये सिर्फ एक रुपया नहीं है, ये उसकी आस्था है, उसकी परंपरा है, शायद भविष्य के लिए बचा कर रखी एक छोटी सी उम्मीद का प्रतीक है। बिल्कुल, वो सिक्का सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं है, वो पवित्र है, वो उम्मीद का प्रतीक है। और कनक उस सिक्के को निकालती है। कहानी का वो हिस्सा बहुत मार्मिक है, जहां वो उस पर लगे सिंदूर को अपने फटे आंचल से पोंछती है।
वो इस डर से सिंदूर पोंछती है कि कहीं कहीं दुकानदार ये ना समझ जाए कि ये पूजा का पैसा है। अरे बाप रे, सोचिए जरा। एक औरत अपनी आस्था के प्रतीक को एक झूठ को सच साबित करने के लिए इस्तेमाल कर रही है और उसे इस बात का भी डर है कि कहीं कोई उसका ये राज न जान ले। जब वो उस सिक्के से सिंदूर पोंछ रही थी, वो सिर्फ एक दाग नहीं हटा रही थी। मुझे लगा जैसे वो अपनी आखिरी उम्मीद को, अपनी आस्था को मिटा रही थी ताकि वो दुनिया के सामने अपनी लाज बचा सके। हाँ, ये कहानी का चरम है। वो घर का आखिरी रुपया खर्च नहीं कर रही, वो अपनी आत्मा का एक टुकड़ा खर्च कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत बहुत बड़ा बलिदान है। कहानी के अंत में लेखिका एक बहुत गहरा सवाल पूछती है। आग से बचने के लिए इंसान पानी में क्यों कूद पड़ता है, चाहे उसे तैरना आता हो या नहीं? कनक का ये कदम सामाजिक अपमान की आग से बचने के लिए लाचारी के अथाह पानी में कूदने जैसा ही है। उसे नहीं पता कि इस झूठ का अंजाम क्या होगा, लेकिन उस पल में उसे अपनी और अपने बच्चों की इज्जत बचाने का यही एकमात्र रास्ता दिखाई देता है। तो वहम सिर्फ गरीबी और भुखमरी की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है मानवीय रिश्तों की, स्वाभिमान के खोखलेपन की और उस बेबसी की जो इंसान को अपनी गरिमा बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर देती है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे अभिमान एक विनाशकारी शक्ति बन सकता है और कैसे लाचारी इंसान से जटिल और दर्दनाक बलिदान करवाती है। हाँ, और अंत में हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं, है ना? जरूर। कि क्या कनक का बोला गया झूठ केवल भोपाल के उस झूठे अभिमान को बचाने का एक प्रयास था, या फिर वो अपने परिवार की बची खुची गरिमा और अपने बच्चों के भविष्य को उस गहरे अपमान से बचाने का एक जरूरी और शायद एकमात्र कदम था जो सच बोलने पर उन्हें झेलना पड़ता? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच, झूठ और स्वाभिमान के असल मायने क्या हैं। जब पेट की आग हर दूसरी भावना को जलाकर राख कर देती